नमस्कार। भारत की विदेश नीति और सुरक्षा के मोर्चे पर आजकल काफी कुछ चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास जो जानकारी है वो कनाडा से लेकर मध्य पूर्व और फिर देश के भीतर तक फैली हुई है। हमारा इरादा है इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर पेश करना कि आखिर चल क्या रहा है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। जी, कोशिश करते हैं समझने की। तो चलिए इस जानकारी के सागर में गोता लगाते हैं। सबसे पहले कनाडा की बात करते हैं। G7 समिट के ठीक बाद खबर आई कि कनाडा भारत के साथ वो इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट करने को तैयार है। हाँ। जिसके लिए भारत बरसों से जोर लगा रहा था। ये अचानक कैसे? हाँ, ये थोड़ा मतलब चौंकाने वाला तो है, खासकर पिछले कुछ सालों के जो ठंडे रिश्ते रहे हैं उनको देखते हुए। सही बात है। सिर्फ प्रधानमंत्री बदलना शायद पूरी कहानी ना हो सकता है ये कनाडा की बदलती वैश्विक प्राथमिकताओं का भी संकेत हो। शायद चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच उन्हें भारत जैसे एक स्थिर और बड़े लोकतांत्रिक साझेदार की, क्या कहते हैं, अहमियत ज्यादा महसूस हो रही हो। अच्छा। इस समझौते के तहत आतंकवाद, सीमा पार अपराध जैसे मुद्दों पर खुफिया जानकारी साझा होगी और तेजी से एक्शन के लिए एक हॉटलाइन भी बनेगी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के समय तो सहयोग मिलना, खासकर वो पंजाब से जुड़े अपराध या अपराधियों के प्रत्यर्पण, हाँ, बहुत मुश्किल था। मतलब उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए भारत वापस भेजने के मामलों में लगभग नामुमकिन सा लगता था। जी बिल्कुल। क्या एक समझौते से सालों का अविश्वास इतनी जल्दी दूर हो जाएगा? जमीनी स्तर पर चुनौतियां तो होंगी। चुनौतियां तो रहेंगी। देखिए, भरोसा बनने में वक्त लगता है, एकदम से सब ठीक नहीं होगा। लेकिन ये समझौता एक ठोस शुरुआत है। उम्मीद है कि कनाडा अब उन मामलों में ज्यादा सहयोग करेगा जहां पहले हिचक दिखती थी। और ये दो तरफा होगा, मतलब भारत भी मदद करेगा। बिल्कुल, ये दो तरफा रास्ता है। भारत से भी जो अवैध रूप से कनाडा जाकर अपराध करते हैं उन पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। फिर भी मेरा मानना है कि पश्चिमी देशों पर पूरी तरह निर्भर रहने से हमेशा बचना चाहिए। अपनी शर्तें और सीमाएं स्पष्ट रखनी होंगी। हाँ, वो तो है। अच्छा, अब चलते हैं मध्य पूर्व की तरफ। ईरान और इजराइल के बीच तनाव तो मतलब चरम पर है। जी, स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। फ्रांस में विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया कि क्या भारत, जिसके दोनों देशों से अच्छे रिश्ते हैं, कोई मध्यस्थता कर सकता है। उनका जवाब बड़ा सधा हुआ था। बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा कि बाहरी मध्यस्थता तभी काम करती है जब शामिल पक्ष खुद इसके लिए तैयार हों, वरना उसका कोई मतलब नहीं। ये भारत की परिपक्व कूटनीति दिखाता है ना? हाँ, सबसे दोस्ती पर किसी के झगड़े में बेवजह कूदना नहीं। और ये सिर्फ कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात की हकीकत है। जब दोनों पक्ष लड़ने पर आमादा दिख रहे हों, तो बाहरी सलाह बेमानी हो जाती है। और इस तनाव का सीधा असर वहां रह रहे भारतीयों पर पड़ रहा है। जी। खासकर ईरान में फंसे छात्र, जिनमें जम्मू कश्मीर के मेडिकल छात्र भी हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। हमलों का डर, संचार में दिक्कतें, वो सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं। स्थिति वाकई चिंताजनक है। ईरान में करीब 4000 भारतीय नागरिक हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। अच्छा। फिलहाल बड़े पैमाने पर निकासी का, मतलब इवैक्यूएशन का कोई आदेश नहीं है, लेकिन दूतावास पूरी तरह सक्रिय है। हेल्पलाइन जारी की गई हैं और लोगों से संपर्क बनाए रखने को कहा गया है। पर हाँ, अनिश्चितता का माहौल तो बना हुआ है और सरकार को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। इसी से जुड़ी एक और खबर देखिए। इजराइल ने ईरान पर हमले के अंदेशे में दुनिया भर में अपने दूतावास और वाणिज्य दूतावास बंद कर दिए हैं, भारत में भी। हाँ, ये तो बड़ी असामान्य बात है। असामान्य जरूर है, पर यह दिखाता है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई के खतरे को कितना गंभीर मान रहा है। बहुत ज्यादा। मतलब उन्हें डर है कि ईरान या उसके सहयोगी हमला कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उन्हें डर है कि ईरान या उसके सहयोगी दुनिया में कहीं भी इजरायली ठिकानों या नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने नागरिकों को विदेशों में अपनी पहचान छिपाने की सलाह भी दी है। और भारत में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है इजरायली दूतावास के आसपास। हाँ, भारत में भी इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ाना इसी खतरे की गंभीरता को दर्शाता है। भारत के लिए ये स्थिति कितनी नाजुक है। एक तरफ रक्षा में अहम भागीदार इजराइल, दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट और मध्य एशिया के लिए जरूरी ईरान। ये संतुलन साधना तो लगातार मुश्किल होता जा रहा होगा। निश्चित रूप से ये भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी परीक्षा है, इसमें कोई शक नहीं। हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा ताकि किसी एक पक्ष को नाराज किए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को साधा जा सके। बहुत महीन रेखा है ये। सही कहा। अच्छा, और अब आखिर में एक घरेलू मामला जिसने सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं, वो बीएसएफ जवानों वाला। हाँ, वो ट्रेन वाला मामला।
त्रिपुरा से जम्मू ले जाने के लिए रेलवे ने ऐसी खटारा ट्रेन भेज दी कि बीएसएफ अधिकारियों ने उसे इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया। ये सिर्फ सुविधा का मामला नहीं था, ये सीधे सीधे सुरक्षा से खिलवाड़ था। अब सोचिए, ये जवान अमरनाथ यात्रा जैसी संवेदनशील ड्यूटी के लिए जा रहे थे। हाँ। और इस लापरवाही की वजह से उनकी तैनाती में 72 घंटे से ज्यादा की देरी हुई। ये बहुत गंभीर बात है। पर कार्रवाई हुई है, सुना है? जी, गनीमत है कि रेलवे के 4 अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हुई और उन्हें निलंबित किया गया है। ये घटना बताती है कि सुरक्षा तैनाती की लॉजिस्टिक्स में, मतलब साजो सामान पहुंचाने में, जरा सी भी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। तो आज हमने देखा कि कैसे दुनिया के एक कोने में बदलते रिश्ते, जैसे कनाडा के साथ, दूसरे कोने में बढ़ता तनाव, ईरान इजराइल, और देश के भीतर की व्यवस्था, जैसे ये बीएसएफ ट्रेन मामला, ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हैं और भारत के सामने लगातार नई पहेलियां खड़ी कर रहे हैं। सही कहा आपने। एक तरफ सहयोग के नए दरवाजे खुल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुराने संतुलन साधना मुश्किल हो रहे हैं। और घरेलू मोर्चे पर मुस्तैदी में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये सब मिलकर भारत की कूटनीतिक और सामरिक कुशलता की लगातार परीक्षा ले रहे हैं, हर दिन। यहाँ सोचने वाली बात यह है, और शायद श्रोताओं के लिए भी, कि जब भारत के अहम अंतर्राष्ट्रीय साझेदार खुद गहरे आपसी या बाहरी संघर्षों में उलझ रहे हों, तब भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेने और अपनी राह चुनने की क्षमता को कैसे बरकरार रख पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल आने वाले वक्त में और अहम होता जाएगा, मुझे लगता है। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी।